हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है सोशल कॉग्निशन। देखो, ये जो टॉपिक है सोशल कॉग्निशन, ये आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीयूईटी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सोशल कॉग्निशन होता क्या है। इसके साथ साथ तीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। एक है स्कीमा, दूसरा है प्रोटोटाइप और तीसरा है स्टीरियोटाइप। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सोशल कॉग्निशन किसे कहते हैं। देखो, सोशल कॉग्निशन में दो वर्ड आते हैं, एक है सोशल और दूसरा है कॉग्निशन। सोशल का मतलब होता है रिलेटेड टू सोशल वर्ल्ड, जिसमें लोग आते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स आती हैं, सोशल इश्यूज आते हैं। दूसरा वर्ड है कॉग्निशन। कॉग्निशन में साइकोलॉजिकल प्रोसेस आता है, कॉग्निटिव प्रोसेस आता है, मेंटल एक्टिविटीज आती हैं। सोशल कॉग्निशन के डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ कॉग्निशन किसे कहते हैं। जब आप कॉग्निशन अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इजीली सोशल कॉग्निशन भी डिफाइन कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन रेफर्स टू ऑल दोज मेंटल प्रोसेस दैट डील विद ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद आप कंक्लूड करते हैं, एक मीनिंग निकालते हैं। इसे हम कहते हैं कॉग्निशन। देखो, जो कॉग्निशन है ये एक मेंटल एक्टिविटी है। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो उसमें मेंटल एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आती है थिंकिंग, रीजनिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से जब सारी एक्टिविटीज हम एक साथ करके फाइनली कंक्लूड करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निशन। तो समझ में आया, कॉग्निशन हम किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो या फिर वो सोशल ऑब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सोशल कॉग्निशन की। तो सोशल कॉग्निशन क्या होता है? सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट डील विद गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सोशल ऑब्जेक्ट्स। देखो, सोशल कॉग्निशन में भी सेम मेंटल प्रोसेस यूज होता है, सेम साइकोलॉजिकल एक्टिविटी यूज होती है। जैसे हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और बाद में हम प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है रिलेटेड टू सोशल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोशल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। क्या होते हैं सोशल ऑब्जेक्ट्स? सोशल ऑब्जेक्ट में हम किसी इंडिविजुअल को ले सकते हैं, किसी ग्रुप को ले सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को ले सकते हैं और सोशल इश्यूज को ले सकते हैं। यानी यहाँ पर जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे और गैदर्ड इंफॉर्मेशन पर हम जो प्रोसेसिंग करेंगे रिजल्ट डिराइव करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन होगी या तो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर किसी सोशल इश्यू से। यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया गया है। सोशल ऑब्जेक्ट में कोई इंडिविजुअल पर्सन भी आ सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करके स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी सोशल इश्यू से रिलेटेड हम स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। ये होती है सोशल कॉग्निशन। अब देखो, क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर सोशल कॉग्निशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम सोशल कॉग्निशन करते हैं। देखो, अगर हम सोशल कॉग्निशन नहीं करेंगे तो हम
दूसरे पर्सन के बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके एटीट्यूड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोशल कॉग्निशन की वजह से ही हम दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि पर्सन का कैसा एटीट्यूड है, उसकी कैसी पर्सनालिटी है, उसका कैसा परसेप्शन है, ये इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट, पर्सन न्यूरोटिक है या फिर इमोशनली स्टेबल। उसके व्यवहार को हम सोशल कॉग्निशन के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जब हम सोशल कॉग्निशन करते हैं तभी हम अपने व्यूज, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्सन से शेयर कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपको सोशल कॉग्निशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोशल कॉग्निशन की हेल्प से ही हम पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं और फाइनली उसे इंटरप्रेट कर पाते हैं। क्लियर? अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट डिफर्स फ्रॉम सोशल ऑब्जेक्ट। देखो, फिजिकल ऑब्जेक्ट और सोशल ऑब्जेक्ट के कॉग्निटिव प्रोसेस में डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे पेन है, जब आप पेन के लिए कॉग्निटिव प्रोसेस करेंगे तो आपके प्रोसेस में किसी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक होगा कि पेन लिखने में यूज होता है। मैं कॉग्निशन कर रही हूं पेन के बारे में तो मैं भी यही कहूंगी कि पेन लिखने में यूज होता है। आप कॉग्निशन करेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि पेन लिखने में यूज होता है। लेकिन जब सोशल ऑब्जेक्ट के बारे में कॉग्निटिव प्रोसेस यूज किया जाता है तो यहाँ पर कॉग्निशन में चेंजेस नजर आते हैं। जैसे देखो, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के बिहेवियर को टीचर ऑब्जर्व करती है स्कूल में, तो टीचर का कंक्लूजन डिफरेंट होगा उस स्टूडेंट की मदर के कंक्लूजन से जो उसे ऑब्जर्व करती है घर में। मदर का डिफरेंट कंक्लूजन होगा उस स्टूडेंट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में। टीचर का डिफरेंट ओपिनियन होगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो सोशल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कॉग्निटिव प्रोसेस में चेंजेस नजर आते हैं और जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कॉग्निटिव प्रोसेस में किसी तरह के कोई भी वेरिएशन नहीं होते। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सेम कॉग्निशन आएगा, चाहे कितने ही लोग कॉग्निटिव प्रोसेस अप्लाई कर ले, सबका सेम कॉग्निटिव प्रोसेस होगा। लेकिन जब सोशल ऑब्जेक्ट के बारे में कॉग्निटिव प्रोसेस यूज किया जाएगा तो यहाँ पर हर पर्सन के डिफरेंट ओपिनियन होंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। समझ में आ गया? अब देखो, सोशल कॉग्निशन आप करते कैसे हैं? सोशल कॉग्निशन करने में हमारी हेल्प करते हैं स्कीमास। तो स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास आर मेंटल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क, सेट ऑफ रूल्स, guidelines for processing information about any object. For example, birthday party. देखो, स्कीमास क्या होते हैं? ये मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, ये इमेजेस होती हैं जो हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं किसी भी सोशल ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो, चाहे किसी तरह का भी कॉग्निटिव प्रोसेस हम यूज करते हैं, चाहे फिजिकल कॉग्निशन कर रहे हैं या सोशल कॉग्निशन, दोनों ही कॉग्निशन में स्कीमा हमारी हेल्प करते हैं। स्कीमा ये ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। देखो, स्कीमा में क्या होता है कि हम मेंटल इमेज डेवलप कर लेते हैं, कुछ बेसिक यूनिट स्टोर कर लेते हैं हम हमारी मेमोरी में, जो शॉर्ट हैंड की तरह से वर्क करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस पर्पस के लिए। जैसे देखो, आपको किसी ने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, तो जैसे ही आपने बर्थडे पार्टी का नाम सुना तो आपके स्कीमा में क्या आया? आपके स्कीमा में आपने स्टोर कर रखा है कि बर्थडे पार्टी में
न्यू ड्रेसेस होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, केक होता है, ये सब क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइंस है, फ्रेमवर्क है बर्थडे पार्टी से रिलेटेड। तो स्कीमा में हम इमेज बना लेते हैं, चाहे किसी पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी एटीट्यूड से रिलेटेड हो, हर चीज का हम अपने माइंड में स्कीमा डेवलप कर लेते हैं और उस स्कीमा के अकॉर्डिंग ही हम परफॉर्म करते हैं। जैसे देखो, किसी पर्सन को हम कहते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है, किसी को हम कह रहे हैं ये इंट्रोवर्ट है, किसी को हम कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा न्यूरोटिक है। तो ये हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे सेग्रीगेट करते हैं, इसके डिस्टिंक्शन में स्कीमास हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड में उन लोगों से रिलेटेड ऐसी गाइडलाइन बना रखी है, ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर के होते हैं, क्वाइट होते हैं, पैसिव होते हैं। तो जब हम ये सारी क्वालिटीज किसी पर्सन में देखते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है। जब हम किसी पर्सन को बहुत ज्यादा एक्टिव देखते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर का देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है। तो ये इस तरह की कैटेगरीज हमने अपने माइंड में डेवलप कर रखी हैं, इसे हम कहते हैं स्कीमा। तो देखो, स्कीमा की वजह से हमें कम टाइम लगता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिजल्ट डिराइव करने में, क्योंकि जो बेसिक यूनिट है ये हमारी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, उनके बेस पर ही हम फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो समझ आया आपको स्कीमा क्या होता है? स्कीमा की वजह से ही हम सोशल कॉग्निशन कर पाते हैं। हम किसी भी पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके एटीट्यूड को, उसकी पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर को कंक्लूड करते हैं। क्लियर? अब देखो, होपफुली आपको स्कीमा तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूं। अब देखो, स्कीमा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोटाइप, दूसरा होता है स्टीरियोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होते हैं? प्रोटोटाइप आर स्कीमास दैट फंक्शन इन फॉर्म ऑफ कैटेगरीज। They include entire set of features or qualities that define the object. For example, prototype of daughter-in-law in Indian culture. देखो, प्रोटोटाइप में क्या होता है कि हम अपने माइंड में कैटेगरीज बना लेते हैं और उन कैटेगरीज में एंटायर सेट ऑफ क्वालिटीज और फीचर्स स्टोर कर लेते हैं, और सारे फीचर्स स्टोर करने के बाद हम पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। जैसे देखो, मैंने एग्जांपल लिया है प्रोटोटाइप ऑफ डॉटर इन लॉ इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में जो डॉटर इन लॉ का प्रोटोटाइप है वो क्या है? देखो, जैसे माइंड में कैटेगरी बनी हुई है डॉटर इन लॉ की, तो डॉटर इन लॉ से रिलेटेड सारी क्वालिटीज उस कैटेगरी में स्टोर्ड हैं। कैसी होनी चाहिए इंडियन कल्चर में डॉटर इन लॉ? जो अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करे, घर का सारा काम करे, कभी भी उलटकर जवाब ना दे, घर के जो भी ट्रेडिशन है, जो भी रीति रिवाज है, उन सबको वो फॉलो करे। अब देखो, कई घरों में पहनावे से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। कई घरों में क्या होता है कि लड़की शादी होने के बाद सिर्फ साड़ी पहनेगी, तो उसे साड़ी ही पहननी पड़ेगी, क्योंकि ये बहू का प्रोटोटाइप है, ये उस परिवार की परंपरा है जो उसे फॉलो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ वो हस्बैंड की थॉट्स को, उसके इंटरेस्ट को भी अप्रिशिएट करेगी, उसे सपोर्ट करेगी। तो ये क्या है? ये सारे क्वालिटीज हैं, ये सारे फीचर्स हैं बहू कैटेगरी के, डॉटर इन लॉ की कैटेगरी के। तो समझ आया? प्रोटोटाइप में जो स्कीमास होते हैं वो कैटेगरी की फॉर्म में फंक्शन करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोटाइप क्या होता है। अब देखो, प्रोटोटाइप में आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम किसी पर्सन को कहते हैं इंटेलिजेंट है, किसी को हम कहते हैं डल है। तो इंटेलिजेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो हमने इंटेलिजेंस की कैटेगरी में फिट कर रखे हैं। जो डल से रिलेटेड क्वालिटीज हैं वो हमने डल की कैटेगरी में फिट कर रखी हैं। जिस पर्सन को हम कह रहे हैं ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से जो भी क्वालिटीज हैं वो हमने
इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में फिट कर रखी है और ऐसे ही एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में वो सारी क्वालिटीज इंक्लूड कर रखी हैं जो एक्सट्रोवर्ट एटीट्यूड से रिलेटेड है। तो समझ आया, प्रोटोटाइप में हमेशा जो स्कीमा होते हैं उनका फंक्शन कैटेगरी की फॉर्म में होता है। क्लियर। दूसरा आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप आर स्कीमास related to group of people in social cognition. They are based on overgeneralization without any verification and do not allow any exception. देखो, जो स्टीरियोटाइप है ये ऐसे स्कीमा होते हैं जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हम अपना स्टेटमेंट दे देते हैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन डिटेल। किसी भी इंफॉर्मेशन की हम तह तक नहीं जाते हैं, उसे हम डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि कहीं सुनी इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हम अपना भी स्टेटमेंट दे देते हैं। इसे हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। दूसरा इसमें आता है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। हम उस स्टेटमेंट के लिए किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं करते, हम कोई छानबीन नहीं करते कि जो हम कह रहे हैं क्या ये बात सही है, हम उसे वेरीफाई भी नहीं करते। और तीसरा आता है डू नॉट अलाउ एनी एक्सेप्शन। और यहाँ पर एक्सेप्शन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने स्टेटमेंट को ओवर जनरलाइज कर रहे हैं लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पर, तो यहाँ हम एक्सेप्शन को अलाउ नहीं करते। देखो, स्टीरियोटाइप को अच्छे से समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि एक ग्रुप है जिसका नाम है जी। अब देखो, इस ग्रुप को ना ही तो आप डायरेक्टली जानते हो, ना ही इस ग्रुप के किसी मेंबर से आपने कभी कोई इंटरेक्शन किया है, लेकिन इस ग्रुप के बारे में आपने लोगों से नेगेटिव बातें सुनी है कि इस ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा आलसी हैं, चोरी चकारी करते हैं, ड्रंकर्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो ऐसी कहीं सुनी बातों से आपका जो एटीट्यूड है इस ग्रुप के लिए नेगेटिव बन गया। अब देखो, एक दिन क्या होता है कि इस ग्रुप के एक मेंबर से आप पर्सनली मिलते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एटीट्यूड होगा उस पर्सन के लिए, जो इम्प्रेशन आपने फॉर्म किया है उस पर्सन के लिए, जो बिहेवियर आप शो करेंगे उस पर्सन के लिए, वो स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस्ड होगा। क्योंकि आपने ग्रुप जी के बारे में क्या सुना था कि ग्रुप जी के लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, ड्रंकर्ड होते हैं, कुछ काम दाम नहीं करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। तो आपने क्या किया कि ग्रुप जी के सारे मेंबर को उस कैटेगरी में इन्वॉल्व कर दिया। इसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। आपने ओवर जनरलाइज कर दिया, यानी आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने जाकर नहीं देखा कि ग्रुप जी के क्या सारे ही मेंबर आलसी हैं, क्या सारे मेंबर शराब पीते हैं, क्या सारे ही मेंबर अनएजुकेटेड हैं। आपने किसी तरह का कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया, आपने एक्सेप्शन भी यहाँ अलाउ नहीं किया, यानी आपने किसी पर्सन को छोड़ा नहीं कि ये पर्सन इस ग्रुप का है लेकिन इसमें ये सारी बैड क्वालिटीज नहीं है। आपने ओवर जनरलाइजेशन कर दिया, यानी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पर ही आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि ग्रुप जी के लोग अच्छे नहीं हैं। इसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप में जो हमारी मिसकंसेप्शन होती है उसके बेस पर ही हम ओवर जनरलाइजेशन करते हैं और इसमें ज्यादातर फॉल्स बिलीफ होते हैं। जब प्रेजुडिस डेवलप होता है तो वो हमेशा स्टीरियोटाइप पर बेस्ड होता है, क्योंकि देखो, जब आप जी ग्रुप के मेंबर से मिलते हैं तो वहां पर आप प्रेजुडिस्ड हो जाएंगे, आपके अंदर बायसनेस डेवलप हो जाएगी, और जब आपके अंदर बायसनेस डेवलप हो जाएगी तो आप डिस्क्रिमिनेशन भी करेंगे, यानी वो चीज आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो स्टीरियोटाइप पर ही प्रेजुडिस बेस्ड होता है और स्टीरियोटाइप पर ही डिस्क्रिमिनेशन भी बेस्ड होता है। क्लियर? तो ये सारा था सोशल कॉग्निशन के बारे में।
तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में आपको सोशल कॉग्निशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे का पोर्शन लूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी क्वेरीज साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।